हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन नॉलेज स्काई चैनल। और ये हमारी दोपहर 1 बजे की क्लास है जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी इन 30 आवर्स इन इंग्लिश। हिंदी में क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं जो कि रात में है, और वहाँ पर हम क्लास नंबर 8 तक पहुँच चुके हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यदि यहाँ पर हैं तो वो रात वाली क्लासेस ज़रूर देखें और एक बार उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स हैं जो हम इंडियन पॉलिटी की समरी आपके सामने बहुत आसान शब्दों में लेकर आए हैं, ताकि आप सभी को यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम में अच्छे तरीके से बेनिफिट हो सके। साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये क्लासेस काफ़ी सफिशेंट है आप सभी के लिए। तो यदि आप इनको करते हो तो डेफिनेटली आपको पॉलिटी में काफ़ी अच्छी कमांड होगी। सो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। आप नॉलेज स्काई को सर्च करेंगे इस लोगों के साथ तो आपको ईजिली हमारा ग्रुप मिल जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। मैं आप सभी को बता दूं ऑलरेडी 3 क्लासेस हम इंग्लिश में ले चुके हैं, ये क्लास नंबर 4 है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या आती है पहले हम समझ लेते हैं। तो जब बात हुई कि भाई भारत अब स्वतंत्र होने वाला है, भारत इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, तो वी ऑल न्यू कि भाई एक कंट्री का जिसमें डेमोक्रेटिक रूल होता है उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो होनी चाहिए। यदि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो क्या करेगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक होंगी, जितनी भी चीज़ें नेसेसरी होंगी, या जिन भी चीज़ों की नीड होगी, जिन जिन कमिटीज़ की नीड होगी, जिन जिन सोर्सेज की नीड होगी, या जो भी स्टेप्स लेने होंगे, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात धीरे धीरे चलने लगी थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जब हम इंडिपेंडेंस मिली तभी ये बात चली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात बहुत पहले से चलती आ रही थी। जैसे अब बात करें तो सबसे पहले स्वराज पार्टी इन 1924, स्वराज पार्टी इन 1924 है ना, प्रोजेक्टेड कि भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसने रखी थी, स्वराज पार्टी इन 1924। बट इसको डिसरिगार्ड किया जाता है जनरली, और हिस्ट्री में जब बात की जाती है तो 1934 के इंसिडेंट से की जाती है, जब एम एन राय ने 1934 में जब एम एन राय ने 1934 में जब एम एन राय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात रखी थी। इट कंसिडर्ड एज द वेरी फर्स्ट प्रपोजल, इट इज कंसिडर्ड एज द वेरी फर्स्ट प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो यहाँ से बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरू हुई थी। अब जब उन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की तो उनको फॉलो करते हुए, उनकी बात को समझते हुए 1935 में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। कब, 1935 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड की कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए। ऑफिशियली डिमांड की गई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो फॉर्मेशन होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों चाहिए थी हमें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए। सो दैट वाज द फॉर्मिंग कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करते हैं 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी फॉर्म्ड बाय अ गैदरिंग इलेक्टेड बाय द अडल्ट्स। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप जरा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, और उन्होंने बोल दिया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, है ना, क्योंकि उस समय से बातें चलने लगी थी, इतने सारे नेशनल लीडर्स थे जो काम कर रहे थे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए, तो 1938 तक चीज़ें क्लियर हो गई थी कि हाँ, है ना, सून वी आर अबाउट टू बी इंडिपेंडेंट, सून इंडिया अबाउट टू बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो भाई एक बहुत बोल्ड जो स्टेटमेंट दिया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय के लिए काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट था कि भाई जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का वो उन लोगों के द्वारा बनाया जाएगा जिनको कि यंग इंडियंस और इंडियंस विल सेलेक्ट। मतलब जो इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब एक इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के बेस पर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे अलग अलग प्रोविंसेस से, और वहाँ की जो लीडर्स आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी। तो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने पढ़ा था ना, जब प्रीएम्बल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो हमने पढ़ा था बाय द पीपल और फॉर द पीपल विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम पीपल को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है। तो उसी चीज़ की यहाँ पर एक तरह से नींव डाली गई, है ना। और जब लोगों ने ही सेलेक्ट करा है, लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्टली लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं और लोगों के लिए ही बना रहे हैं। सो दैट्स वेयर द फाउंडेशन दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया द प्राइम पावर टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम हियर एक्चुअली। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसे आपको रिलेट करके पढ़नी होती पॉलिटी, जस्ट रटना नहीं है, आपको समझना अच्छे तरीके से।
इसके बाद यहाँ पर एक बात भी कही गई थी दैट नो एक्सटर्नल फोर्स कैन इंटरफेयर इन इट, और सीधा बोला था उन्होंने कि ये जो डिसीजन ले लिया दैट विल बी द फाइनल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा, नीदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। इनडायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से था, क्योंकि उस समय एक्सटर्नल फोर्स जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तो था भारत में। सो आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद दिस गाइज। एक बार जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताइए कि क्या चीज़ें समझ आ रही है, क्या बेस क्लियर हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताइए। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि 1938 में जब नेहरू जी ने ऐसा बोला, तो उसके बाद 1940 में अगस्ता प्रपोजल जो था वो साइन हुआ। अगस्ता प्रपोजल जो था वो 1940s में साइन हुआ। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट बना अगस्ता प्रपोजल। ठीक है, अगस्ता प्रपोजल जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या था, सब लोग लाइव चैट में फास्ट। ठीक है, और उसके बाद 1946 में जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया अराइव हुआ। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो इंडिया अराइव हुआ, और किस चीज़ के लिए अराइव हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए अराइव हुआ था कि इंडियंस की हेल्प करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में। तो कैबिनेट मिशन जो था वो अराइव हुआ भारत इंडिया में, और कैबिनेट मिशन में जो मेंबर्स थे उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैंथिक थे, लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। तो ये जो लोग थे ये कैबिनेट मिशन में थे, इतने लोग जो थे ये कैबिनेट मिशन में थे। तो फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी तैयार हुई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 389 थे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 389 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे। इनमें से 292 जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के, मतलब उस समय 292 वो डायरेक्ट प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थे, मतलब जहां पर कोई भी प्रिंसली इंटरफेरेंस नहीं था, जहां पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल डील करती थी। ऐसे 292 प्लेसेस से रिप्रेजेंटेटिव थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, मतलब 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स कैसे थे? देखिए क्या था, बहुत सारे स्टेट्स ने जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नहीं मानी थी ब्रिटिशर्स की, हम सभी पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बहुत सारी हुई जैसे डैक्ट्रॉन ऑफ लैप्सेस है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो स्टेट्स थे उनको मिला लिया गया था किसमें, ब्रिटिश रूल में डायरेक्टली। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन मान ली थी ब्रिटिशर्स की, है ना, और उनको एक एग्जिस्टेंस मिला रहा था उनकी प्रिंसली स्टेट का। दे वर द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो वो प्रिंसली स्टेट्स कहलाए थे। तो हर एक स्टेट से क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो ऐसे टोटल 398 मेंबर्स थे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मेक अ नोट ऑफ इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब एक और चीज़ ये भी याद रखेंगे कि जो 296 लोग जो 389 थे पर्सन्स थे, उसमें से 296 के लिए इलेक्शन हुआ था, 296 के लिए इलेक्शन हुआ था, और जिसमें अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेटिव थे, अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेटिव थे, इसमें जो कांग्रेस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उससे 208 लोग थे, मुस्लिम लीग से 73 थे, ठीक है ना, और 15 जो थे वो और डिफरेंट क्या बोलना चाहिए पार्टीज से थे। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे इस इलेक्शन में। ठीक है गाइस, आगे हम बात करते हैं हमारे अगली तरफ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे। अब हमने देखा कि भाई साइमन जो कमीशन है, कैबिनेट कमीशन, वो भी भारत आ चुका है। ठीक है, अगस्ता प्रपोजल भी आ चुका है, क्लियर, और 389 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, क्लियर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आती है, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन की बात आती है। तो चलिए ये देख लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी यहाँ पर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, है ना, ये एक पार्शियली इलेक्टेड बॉडी थी, आप इसको याद रखेंगे। ये एक पार्शियली इलेक्टेड बॉडी थी, आप इसको याद रखेंगे। पार्शियली इलेक्टेड बॉडी से मतलब क्या था? पार्शियली इलेक्टेड बॉडी से मतलब यहाँ पर ये था कि ये एक प्रोस्पेक्टिव टाइम पीरियड बस के लिए ही थी, ये एक परमानेंट बॉडी नहीं होने वाली थी। सो याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इट वाज अ पार्शियली इलेक्टेड बॉडी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव में किसी क्वेश्चन के रेफरेंस में आपको हेल्प कर सकता है ये चीज़। तो आप लोग याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इट वाज अ पार्शियली इलेक्टेड बॉडी। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली
गेट इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनडायरेक्टली इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया है कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। वैसा ही कुछ न्यू यहाँ पर डली हुई थी कि लोगों ने अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट किया था, और लोकल रिप्रेजेंटेटिव से आपकी क्या बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन का रिलेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कब हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी ये 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 19 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी पास द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था और किसने पास किया था, ये बनता है आपका ई फैक्ट यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पास किया था। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पास किया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो 296 जिनका इलेक्शन हुआ था, हमने पढ़ा था कि 389 जो थे उसमें से 296 इलेक्शन हुआ था, ठीक है। उन इलेक्शन में आप लोग याद रखेंगे कि 213 जो थे वो जर्नल से थे, किससे थे, जर्नल से थे। 79 जो थे वो मुस्लिम बहुल लोग थे या मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, और जो 4 थे वो 6 रिप्रेजेंटेटिव थे। आप लोग ऐसे याद रखेंगे, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब कमेटीज़ कौन कौन सी थी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो अब उसमें कमेटीज़ बनाई गई थी। कमेटीज़ क्यों बनाई गई थी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वाज नॉट एन ईजी टास्क। तो इसके लिए क्या किया गया था कि पूरी की पूरी एक टीम बनाई गई थी, और पूरी एक जो टीम थी उसको छोटी छोटी सब टीम्स में डिवाइड किया गया था, और हर एक टीम को एक रिस्पेक्टिव वर्क दिया गया था कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ऐसा काम करना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहली जो कमेटी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी, दैट इज़ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। तो हुआ क्या था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, जो आप आज का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसका जो ड्राफ्टिंग थी, है ना, वो सारा काम किसने किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। दैट इज वाई वी ऑलवेज रिमेंबर द ड्राफ्टिंग कमेटी अदर देन अदर रेस्ट ऑफ द 7 कमेटी। तो एक बार हम इनके नाम जरूर देख लेते। फर्स्ट वाज द यूनियन पावर कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू अगेन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेडेड बाय सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय भीमराव अंबेडकर साहब। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी। इसके बाद हम बात करते हैं संचालन समिति, है ना, वर्किंग कमेटी जिसको हम बोल सकते हैं, हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हिंदी में रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, सॉरी फॉर दैट, आप सभी लोग समझ जाएंगे। कमेटी फॉर स्टेट्स हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड प्रोसीजर रूल्स कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दीज वर दी 7 कमेटी। अभी मैंने क्या बोला था, 8 कमेटियाँ थी, याद रखें कितनी कमेटियाँ थी, 8। मैंने अभी सिर्फ आपको 7 नाम बताए, 4 यहाँ पर बताए, 3 यहाँ पर बताए, 7। तो 8वीं कौन सी थी, 8वीं ये लिखिए आपकी। 8वीं जो कमेटी थी, दिस वाज नोन एट कंसल्टेटिव कमेटी फॉर द फेडरल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। अब क्या था, ये फेडरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ जो थे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, है ना, ये इतने छोटे टॉपिक नहीं थे। तो इनके अंदर 4 सब कमिटीज़ बनाई गई थी, मतलब इस कमेटी के अंदर 4 सब कमेटी बनाई गई थी। ओरिजिनली दिस कमेटी वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। मेक अ नोट ऑफ इट, इस कमेटी पर क्वेश्चन आता है, इसीलिए ध्यान से समझे। द कंसल्टेटिव कमेटी ऑन फेडरल राइट्स एंड फेडरल राइट एंड माइनॉरिटीज was headed by सरदार पटेल। अब इसके अंदर क्या था, ये एक वास्ट टॉपिक था, तो इसके अंदर 2 सब कमिटीज, 4 सब कमिटीज थी, लेकिन इनमें से हमें 2 याद रखनी है। पहली जो थी फंडामेंटल राइट सब कमेटी, दूसरी थी माइनॉरिटी सब कमेटी। यहाँ पर सब लिखना भूल गए हैं तो आप लोग ऐड कर लेंगे, सब कमेटी। देखिए जब भी क्वेश्चन आया, यदि फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी कमेटी हो तो आप आंख बंद करके सरदार पटेल नहीं लगा देंगे, पढ़ेंगे कहीं उसमें सब कमेटी तो नहीं लिखा है। यदि दोनों वर्ड दिखें तो सरदार पटेल लगाना, और यदि एक एक वर्ड दिखता है, यदि आपको एक एक वर्ड जो है वो दिखता है, यदि फंडामेंटल राइट अकेला दिखता है और यदि सब कमेटी लगा दिखता है, तो आप जेपी कृपलानी साहब को आंसर में लगाएंगे, और माइनॉरिटी कमेटी अकेला लिखा दिखता है सब कमेटी, तो आप एससी मुखर्जी आंसर लगाएंगे इसका, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस कमेटी के अंदर ये 2 सब कमेटियाँ भी थी। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर गाइज, ठीक है। यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइव चैट में मुझे बता दीजिए। कोई भी डाउट है तो लाइव चैट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी कीप आंसरिंग ड्यूरिंग दी क्लास फॉर यू ऑल गाइज, ठीक है गाइज। और यदि क्लास फास्ट हो रही है सो यू कैन टेल मी इज वेल, यदि स्लो है सो यू कैन टेल मी इज वेल, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ऐसा टोल्ड यू कि ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में दैट दी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कैसे हुआ, ड्राफ्ट कैसे हुआ। तो द मेन रोल प्लेड बाय दी ड्राफ्टिंग कमेटी एंड इट्स मेंबर्स, इन्होंने काफ़ी मेहनत की, एक ड्राफ्ट तैयार किया दैट हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, उसमें चीज़ें कैसी होनी चाहिए, है ना। दे टुक हेल्प ऑफ वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमसे पहले एग्जिस्टेंस में आ चुके थे, जस्ट लाइक यूएसए, रसिया, है ना, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑलरेडी अवेलेबल थे, उन कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो अच्छी चीज़ें थी हम ले ली। अब याद रखने एक चीज़ यहाँ पर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था वो किसने डाला था? 1935 काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने डाला था। 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से ली गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ज़्यादातर चीज़ें आपकी ली गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 295 जो इस समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें 395 हमारे क्या थे? आर्टिकल्स थे। उसमें से 295 आर्टिकल जो थे वो 1935 से लिए गए थे, और बाकी के जो आर्टिकल्स थे वो कहाँ से लिए गए थे? अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। तो डेफिनेटली जो 1935 का एक्ट है आपका, एक बहुत विटाल रोल प्ले करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो मेजरली 1935 के जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय का जो एक्ट था उससे बना था। आगे हम बात करते हैं हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और देयर वर 7 मेंबर्स इन द कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज अ 7 मेंबर कमेटी, और याद रखेंगे जितनी भी कमेटीज थी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर दी टेम्पररी कमेटी, दे वर नॉट द परमानेंट कमेटी। आगे बात करते तो इसको हेड किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको हेड किया था। इसमें एन गोपाला स्वामी अंग्यार थे, है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एम माधवन राव और टी कृष्णामाचारी, ये लोग जो थे, ये 7 लोगों ने मिलकर बनाई थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड दे वर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप चीज़ें आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो रही हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी आप सभी को क्लियर होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं आप सभी को, है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि एक और चीज़ आप लोग जो है वो नोट करेंगे कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसमें एसटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 33 थे, और 15 इसमें वुमेन मेंबर्स थी। 15 इसमें कौन थी? वुमेन मेंबर थी। एसटी के रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें 33 और 15 इसमें वुमेन मेंबर थी, है ना। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिक्लेयर किया गया था परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया था। किसका? आपके कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली का। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू इफेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो इफेक्ट में आना है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो इफेक्ट में आना है, वो हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे आया। तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। ये एक आइकॉनिक बोलना चाहिए स्टेटमेंट था, ये एक आइकॉनिक स्टेटमेंट था, और इस आइकॉनिक स्टेटमेंट के साथ ही जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था और अपनाया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, इस आइकॉनिक स्टेटमेंट के साथ। तो आप लोग याद रखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। और 26, अब 2 डेट आपको याद रखेंगे। पहली डेट तो ये आपकी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को आप याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट ये आप सभी के लिए बनती है, बिल्कुल रट लीजिए कि 26 नवंबर 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने अडॉप्ट किया था। 26 नवंबर 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्लियर। और याद रखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे आपके 2 ईयर्स, पूरे 11 मंथ लगे थे। ठीक है, और 18 डेज लगे थे। याद रखेंगे 2 ईयर्स 11 मंथ
इन 18 डेज लगे थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल, ठीक है। और इसकी जो ड्राफ्टिंग होनी थी, ड्राफ्टिंग पर 114 डेज जो थी वो बहस चली थी, क्लियर। और टोटल जो अमाउंट खर्च हुआ था वो था 63,96,729। याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको चीज़ है जो याद रखनी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आपने 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे इंडियंस ने क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। एंड 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आ गया था, इम्पोज कर दिया गया था ऑल ओवर द कंट्री, है ना, ऑल ओवर द कंट्री आपको कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो याद रखने की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अभी भी और उस समय भी, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट, है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है। जितने आर्टिकल, जितने शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उतने किसी भी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब ये एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। एक और चीज़, तो हमारा जब आर्टिकल बन के तैयार हुआ तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। ये तब की बात कर रहा हूँ जब 26 नवंबर 1949 को हम सभी ने अडॉप्ट किया था, हमारे एंसेस्टर ने अडॉप्ट किया था। तो उस समय आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे, और शेड्यूल्स कितने थे, 8 शेड्यूल थे। कमेंट सेक्शन में मुझे लाइव चैट के थ्रू जल्दी बताइए कि करंट में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, क्लियर। और एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो संविधान था आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको इम्पोज कर दिया गया था थ्रू आउट द कंट्री। और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट सिटिंग हुई थी। लास्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि जितने भी टोटल, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से नोट करेंगे कि जितने भी टोटल आर्टिकल्स थे, है ना, उसमें से 15 आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 336, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 को 26 नवंबर 1949 को ही जो है वो इम्पोज कर दिया गया था, है ना। और बाकी 15 आर्टिकल कब इम्पोज हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को, और बाकी का सारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इम्पोज हुआ था। तो ये एक चीज़ है, एक अच्छा सा फैक्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपको पता नहीं होगा, याद रखना चाहिए आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, जहाँ से आपको तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अ प्रियम्बल इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, है ना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें एक तो प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ये आप लोग एक चीज़ को पहले तो याद रखेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन प्रेजेंट की हम बात करें, जो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो प्रेजेंट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल, 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का करेंट ड्राफ्ट है, करेंट प्रारूप है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये था जब आपका बना 1949 में, और ये है करेंट सिनारियो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे याद रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड 103 टाइम्स सो फार, मतलब अब तक 103 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच हैज़ द मोस्ट आर्टिकल्स इन द शेड्यूल इन द हिस्ट्री। याद रखेंगे कि अब तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन शेड्यूल इज वेल। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट। और इस वर्ड पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है पॉलिटी पर, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं, दैट इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट द वर्ड फेडरल हैड नॉट बीन यूज्ड
एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संघ ये वर्ड जो है हम वो यूज़ नहीं करते। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी अपनी जो सजेशंस है वो मुझे लाइव चैट में ज़रूर दें, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, जो भी चेंजेस चाहिए, है ना। सो सजेशंस आर वेलकम प्लीज़ गाइज। और ये जो आपकी 1 बजे की क्लास ये कंटिन्यू रहेगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। वी आर प्लानिंग कि इसको जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सके करें, ठीक है गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।